एक जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर अमित कुमार तिवारी सर को आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज वेलकम मिस्टर अमित कुमार तिवारी सर। थैंक यू सौम्या जी। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जैसा सौम्या जी ने बताया, आज का जो सेशन है वो डायबिटीज या शुगर या जिसे मधुमेह भी बोलते हैं और चीनी की बीमारी भी बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन तो नहीं कर रहे हैं, शुरुआत में वन वे रहेगा और एंड में आप चाहें तो अपन डिस्कशन शुरू कर देंगे। वो आप लोगों ने देखा होगा ना, एक डिस्क्लेमर आता है कई बार यूट्यूब वीडियो या इस सब में, या फिल्म के शुरुआत में भी आता है कि फिल्म में जो जानवर या कुछ को दिखाया जा रहा है वो ओरिजिनल नहीं है या बच्चों को हार्मफुल नहीं किया गया। ऐसा ही एक डिस्क्लेमर इस सेशन के शुरुआत में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है दोस्तों इस आज के सेशन के माध्यम से आप लोगों को डॉक्टर बनाने का, ना आपको एक्सपर्टाइज देने का उद्देश्य है कि डायबिटीज या शुगर में आप एक्सपर्टाइज हो जाए और अपने आसपास और सब लोगों को आप बोलें कि आप ही सब कुछ है। इस सेशन का उद्देश्य ये है कि आज से 1 साल बाद जब आप लोगों के एक दो हजार लोगों की टीम होगी, आप उनके बीच में जाओगे तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए कि कोई नया बंदा या कोई सक्रिय एसोसिएट आपके साथ कोई सवाल शेयर करे और आप उसके जवाब के लिए तैयार ना हो। तो भविष्य के लिए आपकी तैयारी की जा रही है दोस्तों। और आपके साथ कोई क्यों जुड़ेगा? आप भले ही टूर्नामेंट में पैसे कमा लें, लेकिन आप अपने पैसे दूसरे लोगों को तो देंगे नहीं, आप और आपके परिवार ही उसका उपभोग करेंगे। लेकिन आपके पास जो ज्ञान और अनुभव होगा वो आप दूसरों को देकर उन्हें भी काबिल बना सकते हैं। इसलिए ये सेशन रखा गया है काबिलियत को बढ़ाने के लिए। इसमें जो भी जानकारी दी जाएगी ये भविष्य में आपको एक बहुत बड़े नेटवर्क को मैनेज करने में बहुत उपयोगी होगी। दूसरा, इस सेशन में जो जानकारी आपके साथ में शेयर की जाएगी, आप लोगों को याद होगा 1 या 2 हफ्ते पूर्व हमने एक फॉलो अप की ट्रेनिंग का सेशन किया था। उसमें एक फॉर्मूला बताया गया था FFF का, फील फेल्ट फाउंड। आप लोगों को याद है? यानी यदि कोई आपके साथ में आपके बिजनेस प्रपोजल या प्लान को डिस्कस करने के बाद कोई क्वेश्चन करता है तो उसके सवाल को आपको ध्यान से पहले सुनना है, महसूस करना है, फील करना है कि वही चीजें यदि आपके जीवन में हो, या आपको उसे ये एहसास कराना है कि आप वो जो बता रहा है उससे आप एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब उस चीज को आप समझते हो। तो अगर वो बीमारी की बात कर रहा है, क्योंकि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डील करते हैं, वो डायबिटीज की बात कर रहा है, तो आप उसकी बात को फील और महसूस तब कर पाओगे जब आप उस विषय से परिचित होगे। एग्री? और यदि वो बोलेगा मैं ये दवाई लेता हूँ या पिछले साल से मैंने ये किया है, तो आप ये बोल सकोगे कि हाँ जी मैं ये जानता हूँ। कब बोल पाओगे? जब आप जानते होगे। यानी फील फेल्ट ये तभी आप कर पाओगे जब आपको अनुभव होगा या नॉलेज होगी, और आप उसे तभी जानकारी दे पाओगे कि हमारे ये प्रोडक्ट से या ये परहेज करने से आपको ज्यादा फायदा होगा, जब आपके पास स्वयं नॉलेज होगी। फील फेल्ट फाउंड फॉलो अप के जो FFF फार्मूला बताया था, उस फार्मूले के लिए भी जरूरी है कि आप नॉलेज से, जानकारियों से अपने आप को फुलफिल करिए। इसीलिए सेशन रखा गया है और ये डिस्क्लेमर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो चलिए हम लोग सेशन पर आते हैं। जो हमारा विषय है आज का, डायबिटीज, मधुमेह या शुगर भी बोलते हैं इस बीमारी को। और अच्छा, यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे आएंगे जैसे शर्करा आया, ये शक्कर को बोलते हैं। एक्चुअल में गूगल में जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ना इंग्लिश को हिंदी में, तो एकदम शुद्ध वाली हिंदी आ जाती है, और जो हम लोग को भी नहीं मालूम है, हम लोग चालू हिंदी बात करते हैं। तो अपन डिस्कस करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि जो हमारे ब्लड बहता है उसमें शुगर भी, शुगर ग्लूकोज, इसी से एनर्जी आती है हमारे शरीर में। तो ग्लूकोज या एनर्जी का लेवल जब हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है हमारे शरीर में, आप जानते हैं ब्लड के माध्यम से ही सारे शरीर में सारी, मतलब ब्रेन भी जो है ब्लड के माध्यम से ही सेंस भेजता है, शरीर को ऑपरेट करता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक के जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वहां पर सारी एक्टिविटी करंट के माध्यम से होती है, वेव्स के माध्यम से होती है। ऐसे हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है हमारे शरीर का। तो जो शक्कर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, वो ब्लड में बढ़ जाता है। मैं आगे बताऊंगा इसका और वजह आपको। और बढ़ने की एक वजह होती है, हमारे शरीर में एक एंजाइम या केमिकल होता है, या हार्मोन्स भी आप बोल सकते हो, जिसे बोला जाता है इंसुलिन। वो पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होने की वजह से ब्लड में शुगर का
या शक्कर का लेवल इंक्रीज होता है। अब इस स्लाइड में एक शब्द आया इंसुलिन, तो इस शब्द को हम समझते हैं कि ये इंसुलिन शब्द क्या है। पैनक्रियाज या अग्नाशय, इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय, एक हमारे शरीर में एक छोटी सी ग्रंथि या अंग है। ये एक केमिकल या हार्मोन्स जो है वो बनाता है, जो कि हमारे शरीर में ब्लड में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है। और यही जो इंसुलिन है, ब्लड में शक्कर की मात्रा जब नियंत्रित नहीं होती है, जिसे हम डायबिटीज की बीमारी बोलते हैं, उस समय उपचार या आप बोल सकते हैं ना, इलाज के रूप में इंसुलिन ही दी जाती है। अब तीसरे हम उस पे आते हैं। यहाँ पर एक और शब्द आया पैनक्रियाज या अग्नाशय, हम इस शब्द को भी समझते हैं दोस्तों। ये एक ग्रंथि या अंग है, जैसा मैंने बोला। ये अंग हमारे पेट में छोटी आंत और हमारे अमाशय के जस्ट पीछे होता है। ये दो तरह के काम करता है। पैनक्रियाज दो तरह के काम करता है और बहुत ही, आप ये समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ये एक तो हम जो खाना खाते हैं उस खाने को हजम करने में, मतलब पाचन क्रिया में बहुत जरूरी जो एंजाइम है उनको बनाता है। और साथ ही साथ में जब खाना पचता है उसके बाद उसमें से एनर्जी के लिए जो ग्लूकोज या शुगर निकलता है, उस शुगर को प्रॉपरली हमारे शरीर में ज्यादा उत्पादन हो, मतलब खाने से ज्यादा एनर्जी बाहर निकले, वो भी यही करता है। और साथ ही साथ में वो शुगर जो है वो हमारी मांसपेशियों में चला जाए एनर्जी के लिए, क्योंकि जब हमें जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, मांसपेशियों के माध्यम से वजन उठाते हैं ना, तो वो मांसपेशियों में चला जाए, इसके लिए भी यही जो है वो सेल्स या आप ये समझ लीजिए केमिकल बनाता है। इस स्लाइड में आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पैनक्रियाज लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और ये है यहाँ पर, ये छोटी सी ग्रंथि पेट के पीछे की साइड में, और बड़े कमाल की चीज है ये। अब ये जो दो काम करता है मैंने बताया, उसमें पहला काम बताया कि ये पाचन में सहयोगी होता है, लेकिन अभी हमारा जो विषय है वो डाइजेशन नहीं है। तो दूसरा जो काम है, ब्लड शुगर को, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा जाए, इसके लिए ये दो तरह के एक सेल बनाता है जिसका नाम होता है अल्फा सेल, जो कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में उत्पादन करके पहुंचाता है। और दूसरा ये सेल बनाता है बीटा सेल, जो कि उस ग्लूकोज को मांसपेशियों में समाने में मदद करता है, ब्लड से वो बाहर निकल जाए, राइट। अगर वो मांसपेशियों में नहीं समाएगा, दूसरा जो सेल है या जो केमिकल है उसे कहते हैं बीटा सेल, अगर वो मांसपेशियों में नहीं समाएगा तो ब्लड क्या रहेगा, शुगर जो है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा। और मांसपेशियों में अगर ग्लूकोज नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं जाएगा, तो मांसपेशी और बाकी ऑर्गन जो है वो कमजोर होने लगेंगे। और कमजोर होने के कारण बहुत सारी बीमारियां या जो बाहर से अटैक करती है बीमारियां, उनका वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा शरीर अंदरूनी रूप से कमजोर होता चला जाएगा। तो ये पैनक्रियाज या अग्नाशय जो है वो दो तरह के सेल बनाता है। इसको मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, क्योंकि बेस क्लियर होना जरूरी है। जब आप किसी से बात करो तो वो बोले तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा आपके अंदर से रियल में आए। ये एक छोटा सा स्मॉल वीडियो है, इसको आप देखिए तो और अच्छी तरह से ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं वो क्लियर हो जाएंगी। पैनक्रियाज में एक और सेल होता है, या कहिए सेल के कुछ गुच्छे जैसे होते, जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस मेनली 3 सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, और एक होता है डेल्टा सेल, जो कि आपस में एक ब्लड कैपिलरी द्वारा जुड़े रहते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहांस में इस अल्फा सेल का काम ये होता है कि ये ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करते हैं। इस ग्लूकागॉन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जब भी हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है एनर्जी के लिए, तो ये हमारे शरीर में पहले से स्टोर्ड ग्लाइकोजन, जो कि ग्लूकोज का एक स्टोर्ड फॉर्म होता है, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में बहा देते हैं। फिर इसी आइलेट ऑफ लैंगरहांस में बीटा सेल का काम ये होता है कि ये हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इंसुलिन सीक्रेट करता है। और इंसुलिन का काम हमारे शरीर में ये होता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे मसल्स में स्टोर करवा देता है। और जब भी हमें जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की, तब ग्लूकागॉन इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन का काम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। डायबिटीज में भी तो यही होता है। डायबिटीज में व्यक्ति का पैनक्रियाज इंसुलिन बना नहीं पाता है, जिसके कारण से शरीर में ब्लड शुगर एक्यूमुलेट होने लगता है और यूरिन के थ्रू शरीर से ग्लूकोज बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगता है, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। तो आप समझ गए दोस्तों, एक ही मशीन है
है पैनक्रियास, जो 3 तरह के सेल बनाती है। हमारे काम के अभी 2 ही है, एक है अल्फा सेल और दूसरा है बीटा सेल। अल्फा सेल उत्पादन बढ़ाता है और बीटा सेल जो है उस उत्पादन को नियंत्रित करता है। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ, नियंत्रण करने वाला बीटा सेल। और जब ये बीटा सेल प्रॉपरली नहीं बन पाता है, बीटा सेल ही इंसुलिन को बनाता है, तो शुगर का पैनक्रियाज में लेवल जो है वो हमारे ब्लड में कंट्रोल नहीं होता है, और कंट्रोल नहीं होने की वजह से समस्याएं आती है। आई होप यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब बात यह है कि समस्या बहुत समय से आती रहती है, लेकिन जब तक हमें पता पड़ता है तब तक बोलते हैं बहुत देर हो चुकी है। तो हम पहले से कैसे पता कर सकते हैं कि इनके शरीर में ये जो फंक्शन है पैनक्रियाज वाला, जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो हमारी दिनचर्या में कुछ लक्षण ऐसे हैं जिससे हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, यानी शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। एक तो यदि आपको ठंड का भी मौसम है और जरूरत से ज्यादा प्यास लग रही है, मतलब शरीर ज्यादा से ज्यादा पानी मांग रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं शुरुआत से बता दे रहा हूँ, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पानी भी एक बहुत अच्छी दवा होती है उसे कंट्रोल करने की। ये हमारे शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम है। मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो हमारा शरीर क्या मांगता है, पानी मांगता है। ओके, तो हम समझ गए प्यास लग रही है मतलब शुगर लेवल बढ़ रहा है। दूसरा ये है, बार बार यदि आप पेशाब जा रहे हो, इट मीन्स पानी नहीं भी पी रहे हो आप ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा बार आपको, और हर 15 मिनट 1 घंटे में आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, 24 घंटे में 24 बार, रात को सो रहे हो 3-3 बार उठ के जाके आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, यूरिन करना पड़ रहा है, तो भी ये खतरे की घंटी है। भूख जरूरत से ज्यादा लगना, पूरे टाइम खाने की इच्छा होना, क्यों? क्योंकि शरीर में वीकनेस आने लगी है। तो वीकनेस के लिए हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो ये समझता है कि भैया खाना नहीं है इसलिए कमजोरी आ रही है, इसलिए वो बोलता है खाना आने, जिससे वजन भी बहुत बढ़ता है। अचानक से शरीर का वजन या तो कम हो जाएगा या तो बढ़ने लगेगा। कम इसलिए होगा क्योंकि आप खाओ कितना वो लगेगा नहीं, और अधिक इसलिए हो सकता है क्योंकि वो जो शुगर है वो शरीर में कमर के आसपास के हिस्से में जाकर भी रुकने लगता है, पूरा यूरिन से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उससे फैट भी बहुत बढ़ने लगता है। थकान तो लगेगी, एनर्जी जब शरीर में है नहीं तो थोड़ा सा भी कुछ करेंगे शरीर थकने लगेगा। मांसपेशियों में चूंकि एनर्जी नहीं जा रही है, एनर्जी कहाँ से जाती है, ग्लूकोज से, और इंसुलिन नहीं बनने की वजह से जो ग्लूकोज है वो मांसपेशियों में समा ही नहीं पा रहा है, वो सीधे सीधे ब्लड में मूव करते करते यूरिन से बाहर निकल जाता है। इसलिए थकान यदि बार बार लगे तो भी खतरे की घंटी है, और इस सब वजह से चिड़चिड़ापन तो आना ही आना है। हाँ, ब्लड शुगर आंखों में बहुत ज्यादा असर डालता है, धुंधले होने लगती है आंखों की रोशनी, ये भी एक खतरे की घंटी है। ये बहुत कॉमन वो है, तुरंत समझ में आया आपके या आपके किसी परिचित के शरीर में कोई चोट या कट लगा है, घाव है, और वो भर ही नहीं रहा है, सारे आप इलाज कर रहे हो लेकिन वो फिर भी खून का थक्का नहीं जम रहा है। खून का थक्का जमता है व्हाइट ब्लड सेल से, और इंसुलिन की कमी की वजह से व्हाइट ब्लड सेल जो है, चूंकि खून में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो वो डिफेक्टिव होने लगते हैं, और वो जब काम नहीं करते हैं तो खून में थक्का नहीं जम पाता है। तो ये कुछ कारण यदि किसी को, आपको, आपके परिचितों को या किसी को भी दिख रहा है तो आप उन्हें सलाह दीजिए। क्या सलाह दीजिए? भैया ब्लड चेक करा लो, एक बार चेक करा लीजिए। ब्लड चेक कराने पर हमें क्या समझ में आएगा? हमें समझ में आएगा ब्लड में शुगर का लेवल क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको उम्र के हिसाब से कुछ शुगर के लेवल बता रहा हूँ। इससे यदि सीमा ज्यादा होती है या कम होती है, तो जैसे हाई बीपी और लो बीपी होते हैं, ऐसे ही हाई ब्लड शुगर और लो ब्लड शुगर भी होता है। तो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में 80 से 200 मिलीग्राम पर डिस्ट्रिक्ट लेवल लीटर अगर ब्लड शुगर है, पूरे दिन भर का एवरेज, इसलिए सुबह खाली पेट, फिर नाश्ते के बाद, फिर दोपहर में लंच के बाद, फिर शाम को हल्का खाली जब रहता है पेट, फिर रात को, इसका एक एवरेज निकालने पर यदि इसके बीच में आता है तो ठीक है। 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 80 से 180 मिलीग्राम जब खून की जांच होगी तो ये समझ में आएगा ब्लड शुगर लेवल। 20 वर्ष से अधिक आयु के जो डायबिटीज के पेशेंट है, उसमें 100 से 180 मिलीग्राम के बीच में पूरे दिन रहना चाहिए। पूरे दिन का मतलब क्या हो गया? एवरेज, खाली पेट भी और नाश्ता खाने के बाद भी और इवनिंग में भी एवरेज। अगर इसके बीच में है तो ठीक है, सब काम चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे। और यदि आप उपवास रखे हैं, मतलब बहुत समय से भूखे हैं, या पूरे दिन आपने कुछ खाया नहीं है, तो 70 से 100 mg होना चाहिए। अगर 70 से 100 mg है ब्लड शुगर लेवल तो ठीक है, और इससे ज्यादा जा रहा है उपवास की कंडीशन में, तो शरीर में या आपके
पैनक्रियाज में जो इंसुलिन है वो कम ज्यादा हो रही है, प्रॉपरली बन नहीं रही है। और यदि सोते समय 100 से 140 mg के बीच है तो भी ठीक है। ये आप थोड़ा सा रखिए, क्योंकि जब आप किसी शुगर पेशेंट से बात करेंगे तो आपको ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि आपका शुगर लेवल क्या है। उसी के अनुपात में आप डायग्नोस कर पाएंगे या फील कर पाएंगे कि सामने वाले की समस्या कितनी बड़ी है, और उसकी समस्या के आधार पर ही आप उससे डिस्कशन करें तो वो भी अच्छा फील करेगा। नहीं तो बोलेगा यहाँ तो मरे पड़े हैं और इसे लगा है नोट कमा लो, या यहाँ तो ठीक है सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी ये डराया पड़ा हुआ है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है। बात को आप समझ रहे हैं, आपको फील करना है उसकी समस्या को, इसलिए सवाल पूछने और सवाल के जो जवाब मिलेंगे उसके आधार पर आप कॉमन सेंस से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं का शरीर पुरुषों के शरीर से एकदम अलग होता है, इसलिए उनके लिए नियम भी अलग होते हैं। तो ये महिलाओं के लिए नीचे ब्लू में दिया हुआ है, सोते समय 100 से 140, उपवास यदि पूरे दिन सोमवार या आपका कोई भी उपवास रखे हुए हैं तो 70 से 100 mg ही होना चाहिए। और यदि प्रेगनेंसी पीरियड है, ये बहुत अहम विषय है, उस समय ऑटोमेटिकली कई बार ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो डिसबैलेंस होने लगता है। तो प्रसव के समय 70 से 90 के बीच मिलीग्राम है तो ठीक है, इससे बहुत ऊपर जा रहा है या कम जा रहा है तो दोनों चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी पीरियड में लेडीजों का शुगर लेवल हाई भी हो जाता है, बट डिलीवरी होने के बाद वो नॉर्मल भी हो जाता है। अगर उसके बाद नॉर्मल नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो रही है। अब ये बीमारी कितने तरह की होती है और क्यों होती है? तो शुगर की बीमारी के बारे में जो मैंने स्टडी किया और समझा है और इतने लोगों से बातचीत भी करी है, तो मेन दो कारण होते हैं। एक तो ये हमें जैसे फादर की या मदर की प्रॉपर्टी मिलती है या दादाजी की प्रॉपर्टी मिलती है। अब दादाजी ने या फादर मदर ने प्रॉपर्टी कमाने में अपने आप को इतना इंगेज कर दिया कि उन्होंने अपनी जीवन शैली और खान पान पे ध्यान नहीं दिया, तो वो आपको प्रॉपर्टी तो दे ही रहे और साथ में गिफ्ट में ब्लड शुगर भी दे देते हैं, डायबिटीज भी देते हैं। ये अनुवांशिक भी होती है। और दूसरा, आप और हम भी यदि अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे और उम्र बढ़ती जा रही है तो खराब जीवन शैली के कारण भी डायबिटीज की प्रॉब्लम आ जाती है। अनुवांशिक कारण से जो डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, और नॉर्मली इसका ठीक होना बहुत मुश्किल रहता है। भाई प्रॉपर्टी के साथ साथ ये भी गिफ्ट में मिला है मदर फादर से या दादा दादी से। अब मैं ये दो चीजें क्यों बोल रहा हूँ, कई बार ये होता है कि मदर फादर को डायबिटीज नहीं है फिर भी बच्चों को डायबिटीज हो जाती है, तो उस समय उनके दादा दादी की हेल्थ के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। एक पीढ़ी जंप करके भी डायबिटीज जो है अनुवांशिक कारण से शिफ्ट होती है, या एक माँ बाप के सभी बच्चों में नहीं होती है, एक दो में होती है, एक दो में नहीं भी होती है, तो आगे की जनरेशन में चली जाती है। तो अनुवांशिक वजह से यदि आपके क्या बोलते हैं फोर फादर या आपके पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज है तो बहुत संभावनाएं है कि वो डायबिटीज आपको या आपके बच्चों में फॉरवर्ड होगी ही होगी। तो दोस्तों ये बहुत अहम भी है आज का सेशन कि जो हुआ सो ठीक है, आज से हम समझ जाए, हम प्रॉपर्टी तो अपने बच्चों के लिए छोड़े ही छोड़े, साथ में एक हेल्दी भी जीवन उन्हें दे। आप बिलीव करिए, मैं बहुत गंभीर बात को बहुत शायद इतने सरल तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप समझ रहे होंगे, आप सब लोग मैच्योर है। हमें अपने शरीर का ध्यान खाली अपने हैप्पी लाइफ के लिए नहीं रखना है, अपने बच्चों की हैप्पी लाइफ के लिए भी हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। और दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज, जो हमारे बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ या ऊटपटांग खान पान या नशे या बेतरतीब जिंदगी के कारण आती है। इसके अलावा दो और तरीके की होती है डायबिटीज, जिन्हें मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। एक तो मैंने बताया था गर्भवती महिलाओं की डायबिटीज होती है, और जो कई बार आफ्टर डिलीवरी ऑटोमेटिक भी ठीक हो जाती है। और तीसरा होती है नहीं होती है, जो थोड़े से परहेज या डिसिप्लिन से जीवन जीने से आराम से क्लियर हो जाती है। शुगर भी बोलते हैं, एकदम बेसिक स्थिति बोलते हैं हम इसे। तो टाइप 1 डायबिटीज में टॉर्नेंट हमारी किस तरह से हेल्प करता है। टॉर्नेंट की ये 5 प्रोडक्ट है, जिसमें एक डीटो प्लस है, दूसरा डायबिटो जूस और टेबलेट है, तीसरा फेनुसॉफ्ट है, निगेला है, मोलेसा है। ये पांचों मिलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइप 1 डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक एक करके मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले डीटो प्लस, ये क्यों कर सकता है, इसमें क्या खास बात है। ये तो आप जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है, शरीर से जहर को निकाल देता है और लीवर को बड़ा हेल्दी करता है, क्योंकि लीवर को हम जादुई छन्ने के रूप में भी पढ़े हैं, जो हमारे शरीर में ब्लड और उसके साथ जो अन्य चीजें हैं उनको क्लीन करने का
कोलेस्ट्रॉल वगैरह को क्लीन करने का काम करता है, ब्लड को पतला भी करता है, राइट। तो ये लीवर को बहुत ताकत देता है। दूसरा, पूरे शरीर को विष मुक्त करता है, क्योंकि यदि विष पूरे शरीर में फैल रहा है हमारे खान पान की वजह से या नशे की वजह से या कोई और अन्य चीज जो हमें लेना चाहिए वो नहीं लेना चाहिए वो हम ले रहे हैं और वो बना रहेगा, तो हमारा पैनक्रियास जो है वो भी इफेक्टेड होगा। पैनक्रियास बहुत मतलब गजब का डिवाइस है हमारी बॉडी का, और खाली वो शुगर ही नहीं, पाचन क्रिया को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, तो उसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। डीटो प्लस उसमें बड़ा हेल्प करता है। साथ ही साथ में अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो भी गया पैनक्रियास किसी कारण से, तो कोशिकाओं के पुनर्निर्माण से डीटो प्लस रिकवर भी कर देता है। डीटो प्लस कोलेस्ट्रॉल एवं शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। वजन घटाने में भी सहायक होता है, क्योंकि वजन बढ़ना भी अपने आप में एक बीमारी है और शुगर को आप इन्विटेशन दे रहे हो। अगर आपने वजन अपना कंट्रोल नहीं किया, एक्स्ट्रा फैट जो बन रहा है कमर के आसपास या उस एरिया में, उसे कंट्रोल नहीं किया, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं भविष्य में डायबिटीज होने की। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये मजबूत करता है। कौन? डीटो प्लस। और यदि इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत है तो बाहर से जो आक्रमण हो रहा है हमारे क्या बोलते हैं पैनक्रियास पर, जिसके कारण वो प्रभावित होता है, बीटा सेल नहीं बना पाता प्रॉपरली, उसको भी डीटो प्लस रोकता है। साथ में मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय या जिसे हम बोलते हैं हमारा पाचन तंत्र, उसको ठीक करता है। कहीं कब्ज हो रहा है या और कोई प्रॉब्लम हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, उसे दूर करता है। और उसे दूर करने से भी हमारे पैनक्रियास को हेल्प मिलती है, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए डीटो प्लस का यदि बहुत पुराना कोई प्रॉब्लम नहीं है और खाली शुगर है, तो एक 15 दिन या 1 महीने का कोर्स करा के हम अपने इस मतलब सुधार कार्यक्रम, कौन सा सुधार? शुगर में सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। 2 टैबलेट रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी के साथ लें, कम से कम 15 दिन या अधिक से अधिक 30 दिन। तो डीटो प्लस से हम शुरुआत करें, और यदि ज्यादा प्रॉब्लम है तो डीटो प्लस के साथ ही साथ डायबिटो टैबलेट और डायबिटो जूस भी हम देना शुरू कर सकते हैं। डायबिटो टैबलेट जो है, इसमें आपका आंवला है, हर्र है, बहेड़ा है, और साथ ही साथ में करेला और जामुन सबसे ज्यादा मात्रा में है। यह खून में शुगर के लेवल को बनाए रखने में बड़ा मदद करता है। अच्छा, आप इस इमेज में एक कलर देख रहे होंगे, वो है वायलेट यानी बैगनी कलर। उस पे मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, बैगनी कलर के जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं, वो सब के सब शुगर के लिए और इस तरह की बीमारियों के लिए आप समझ लीजिए संजीवनी बूटी है, रामबाण का काम करते हैं। तो जामुन जो है वो भी बैगनी कलर का ही होता है, आपने उसे देखा होगा, तो वो बड़ा मदद करता है। तो हर मौसम में तो मिलता नहीं है जामुन, 3-4 महीने ही बस रहता है उसका सीजन। तो उस सीजन में जामुन के फलों को एकत्रित करके उसके माध्यम से ये जूस टॉर्नेंट प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ में ये गोली जो है, और ये गोलियां जो डायबिटो टैबलेट है, ये ग्लूकोज व मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में, मतलब बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने में और पाचन तंत्र को कंट्रोल करने में, जैसे मैंने इसमें बताया ना, टैबलेट में आंवला है, हर्र है, बहेड़ा है, जिसको त्रिफल या त्रिफला भी बोलते हैं, तो ये मेंटेन करने में हेल्प करता है टैबलेट। प्रतिदिन 1 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है, जिससे पाचन तंत्र सही रहेगा और साथ ही साथ में ग्लूकोज का लेवल भी, क्योंकि इसमें आंवला क्या बोलते हैं अपना करेला और जो जामुन के बीज होते हैं, उन बीज को पीसकर उसके पाउडर को भी मिलाया गया है इन टैबलेट। शुगर के शरीर में उचित मात्रा को रखने में मदद करता है कौन? जूस। साथ में शारीरिक जो परेशानियां होती हैं, शारीरिक परेशानियां मतलब जो डैमेज होते हैं हमारे ऑर्गन्स वगैरह, थकान होती है, उनको भी दूर करता है, एनर्जी देता है, शरीर में ऊर्जा को लेवल को बढ़ाता है, जो मैंने आपको बोला ना एनर्जी देता है। एंटीऑक्सीडेंट होना, एंटीऑक्सीडेंट इस शब्द का मतलब होता है दोस्तों, हम लोग बूढ़े नहीं होते हैं, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, कोशिकाएं बूढ़ी होती है, इसके कारण हमारा शरीर जो है वो बूढ़ा होने लगता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब यही है कि कोशिकाओं के क्षरण को या उसकी उम्र को बहुत तेज गति से बढ़ने से रोकता है, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी ताकतवर करता है। प्रतिदिन 30 ml दिन में 2 बार लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कई बार आलस भी होता है, हम 2 बार करेले का जूस या ये सब नहीं ले सकते, तो सारी चीजें आपको डायबिटो लिक्विड में मिल जाएंगे। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा फेनु सॉफ्ट है। घर में आपके, हमारे सबके घर में मेथी के दाने इस्तेमाल किए जाते हैं किचन में,
कई सब्जियों और कई उसमें तड़का लगाने के लिए, छौंक लगाने के लिए। वो मेथी के दाने जादुई काम करते हैं शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर बीमारी हो गई है, और खासकर वो टाइप 1 बीमारी है जो हमें हमारे पिताजी या हमारे दादाजी ने या हमारी मम्मी या हमारी ग्रैंड मदर ने गिफ्ट में दी है, तो भाई इतना आसान तो है नहीं। उस कंडीशन में थोड़े बहुत आपके क्या बोलते हैं मेथी के दाने खाने से या उनका पानी पीने से काम नहीं चलेगा। उनको पीस के, कचर के, उनका तेल निकाल के, उस तेल को कैप्सूल में भरा गया है। वो कैप्सूल जो है ये आपके अग्नाशय और आपके शरीर में मधुमेह जो हो रहा है उसको रोकने में बड़ी हेल्प करता है। इसके ढेर सारे और भी उपयोग है, इसके बारे में मैं आगे और वही बात करूंगा। कई सारे उपयोग है, मेटाबॉलिक इनहांसर के साथ साथ इसके में भी काम करता है ये, और फिजिकल। ये जितनी दवाइयां मैं आपको बता रहा हूं ये मधुमेह के साथ साथ मधुमेह के कारण शरीर में जो अन्य प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको भी कवर करता है, जिनके बारे में हमने अभी फाइंडिंग तक नहीं करी है। इसलिए आयुर्वेद जो है वो 100 टाइम बेटर देन एलोपैथी है। एलोपैथी सिर्फ स्पेसिफिक पे काम करता है, आयुर्वेद जिस चीज के लिए आप ले रहे हो उसके साथ साथ अन्य चीजें जो पता भी नहीं है, जो डैमेज हो रही है, उनको भी रिकवर करने लगता है। निगेला ये एक गजब प्रोडक्ट है जो टॉर्नेंट के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, तांबा, जिंक, लोहा सब कुछ है। कलौंजी का तेल, ब्लैक सीड कंप्रेस्ड ऑयल, और खाली ये तत्व ही नहीं है, उसके साथ साथ इसमें आपके विटामिन ए, B1, B3, B6, B12 और विटामिन सी तक है। इतनी सारी औषधियां हैं इसमें। इसके उपयोग मतलब जितने बताए जाए कम है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है जिंक जो मैं बोला हूं। और वो जो मैंने अभी नाम लिया था ना, जामुन या बैगनी कलर के जितने फल, फ्रूट्स और सब्जियां होती हैं उन सब में जिंक होता है, और जिंक जो है वो मधुमेह में रामबाण की तरह काम करता है। तो इसलिए, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कोई आपके साथ जानकार बैठे, इवन हो सकता है कोई डॉक्टर के साथ भी आप डिस्कस करो, तो आप उससे कभी कमजोर साबित ना हो नॉलेज के मामले में। इसलिए आप बड़े ध्यान से, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकालते रहिए और जरूर इन बातों को अपने दिमाग में बिठाइए। निगेला इसलिए और जरूरी है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ हार्ट को ताकत देता है, दिल को। और आप जानते हो हार्ट मजबूत होना मतलब पंप है हमारे शरीर में जो ब्लड को फ्लो करता है, साफ करता है। जितनी ज्यादा बार एक दिन में आप अपने शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को हार्ट में गोल घुमाएंगे, उतना आपका शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर है निगेला, इसलिए भी शुगर के पेशेंट को हम निगेला रिकमेंड करते हैं। हाँ, यदि छोटी उम्र के बच्चे हैं। अब आप बोलोगे छोटी उम्र के बच्चों को जो हमें पेरेंट्स से यानी डायबिटीज 1 प्राप्त होती है गिफ्ट में, वो एक 6 महीने के बच्चे को भी हो सकती है, छोटी उम्र में भी हो जाती है, फाइंडिंग हो जाती है। तो छोटी उम्र का यदि बच्चा है तो उसे 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसे निगेला नहीं देना है। यदि कोई लेडीज है, प्रेग्नेंट है, उस समय भी निगेला बिल्कुल नहीं देना है। लो ब्लड प्रेशर या लो ब्लड शुगर का पेशेंट है, मतलब ब्लड शुगर भी 2 तरह की मैंने आपको बताया था, हाई ब्लड शुगर या लो ब्लड शुगर, तो उस समय भी निगेला नहीं देना है। 5 से 15 वर्ष के उम्र के लोगों को एक ही कैप्सूल देना है नाश्ते के बाद, और उससे अधिक उम्र के लोगों को सुबह 1 नाश्ते के बाद और शाम को 1 खाने के बाद देना है। राइट, तो इसके फायदे हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा किस कंडीशन में देना है इसको। इसके बाद आता है संजीवनी बूटी ऑफ टॉर्नेंट, जिसको मैंने हमेशा बोला है प्रेजेंटेशन के दरमियान, मोलेसा डबल स्टेम सेल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसने भ्रांतियां खत्म कर दी है कि डायबिटीज का कभी इलाज हो ही नहीं सकता। हर आदमी को इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। 40 से 50% केस में, ऐसा मैंने स्टडी किया है, मोलेसा की हेल्प से डायबिटीज को 100% कंट्रोल कर लिया गया है। बिल्कुल इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही है। उनका शरीर फिर से बीटा सेल बनाना शुरू कर दिया, और पेनक्रियाज जो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी वो भी पूरी तरह से काम करना शुरू कर दी है। डायबिटीज 1 में एक बात और आपको मैं बताऊं, जब ये 4 फादर से आती है, हमें पेरेंट्स से आती है डायबिटीज 1, उससे उस समय हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ही खराब हो जाता है अंदर का। मतलब जैसे ही हमारा पेनक्रियाज बीटा सेल को बनाता है, अन्य कोशिकाएं जो है वो बीटा सेल को दुश्मन सेल समझने लगती है। मतलब हमारे शरीर की 2 कोशिकाएं, बाहर से बीमारी की जरूरत नहीं, वो आपस में लड़ने लगती हैं, और जैसे ही बीटा सेल बनते हैं हमारे शरीर की दूसरी कोशिकाएं उनसे लड़ाई करके उन्हें मारने लगती हैं, जिसके कारण इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम हो जाता है या होता ही नहीं है। तो शुरुआत से ही इंसुलिन देना पड़ता है।
लेकिन मोलेसा स्टेम सेल जो है वो बिल्कुल नए तरीके से बीटा सेल का उत्पादन शुरू कर देती है। और पैनक्रियाज में जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है? इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, ऑटो इम्यून का मतलब होता है ऑटोमेटिक, जो हमारा शरीर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बाहर से बीमारियों की रोकथाम करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर में है, वो डिसऑर्डर हो जाती है। मतलब जैसे हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस वगैरह आ जाए ना, तो मिसबिहेव करने लगते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की कोशिकाएं जो आपस में एक दूसरे की दोस्त होना चाहिए, वो मिसबिहेव करने लगती हैं, लड़ने लगती हैं। कौन से में? टाइप 1 डायबिटीज में, जो कि फोर फादर से मिलता है। इसलिए बोला जाता है इसका इलाज संभव ही नहीं है, आपको हमेशा इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी मोलेसा स्टेम सेल गजब कमाल दिखाता है। डबल स्टेम सेल है ये। इसमें मॉलियस डोमेस्टिका, जो कि स्विट्जरलैंड के ग्रीन एप्पल से निकाला गया सेल है, के साथ साथ सोलर वाइटिस, जो कि रेड अंगूर के बारे में बताऊंगा। ये बहुत फायदेमंद फल है मधुमेह के रोगियों के लिए। उसमें भी लाल कलर का जो अंगूर है उसका सेल, ऑलिव एक्सट्रैक्ट, स्ट्रॉबेरी पाउडर, एल्डरबेरी, स्ट्रॉबेरी एंड लेमन का एक्सट्रैक्ट और एस्कॉर्बिक एसिड, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनाया गया ये डबल स्टेम सेल। ये खाली मॉलियस डोमेस्टिका स्टेम सेल नहीं है। और इसके कारण ये स्किन रोग के साथ साथ में मधुमेह हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हो गया, और घुटनों में दर्द है, या आपका क्या बोलते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम है आपके, सब में जादू की तरह असर दिखाता है। ये गजब रिजल्ट है। और जैसा मैंने कल प्रेजेंटेशन में बोला था, 50 करोड़ के शरीर के लिए 2-4-6 हजार रुपए खर्च करना बहुत सस्ता सौदा है दोस्तों। 50,000 1 लाख की मोटरसाइकिल या 5 से 10 लाख की कार में हम साल में 30-40 हजार 50,000 रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं मेंटेनेंस में, इंश्योरेंस में। एग्री? तो बिल्कुल अपने शरीर को, क्योंकि ये शरीर आप आगे अपने बच्चों को या आगे जनरेशन को डीएनए के रूप में गिफ्ट में देंगे। तो आपने यदि इसको संभाला नहीं तो गिफ्ट में आप इसके साथ जो समस्याएं वो भी अपने आगे की जनरेशन को दे देंगे, जो कि बहुत गलत बात रहेगी। तो आई होप आप मेरी फीलिंग्स को, जो मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की है, उसके साथ में जोड़कर महसूस कर रहे होंगे। अब हम आते हैं दवाइयों। हाँ ये तो हो गया टाइप 1 डायबिटीज का। टाइप 2 डायबिटीज, जो कि गलत खान पान या लाइफ स्टाइल सही नहीं रखने की वजह से होती है। इसमें इंसुलिन तो बनता है, प्रॉपरली इंसुलिन तो बनता है, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस मतलब क्या रहता है कि प्रॉपर जो क्या बोलते हैं आपका शरीर में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा मात्रा में बनाने लगता है कौन सा? अल्फा सेल, कि उस अनुपात में इंसुलिन नहीं बन पाता है। उस अनुपात में इंसुलिन नहीं बनने की वजह से या डिसऑर्डर की वजह से बीटा सेल प्रॉपरली लेवल से, मतलब इसे सही तरह से ऐसे बोले तो सपोज 100 mg बना ग्लूकोज, और इंसुलिन जो बीटा सेल ने बनाया वो कितना बनाया? 30 या 40 mg। तो बाकी बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो बॉडी में किस में रह जाएगा? ब्लड में बचा रहेगा। और ब्लड में बचा रहेगा तो क्या होगा? वो ब्लड के साथ साथ मूवमेंट करते हुए यूरिन से पास ऑन हो जाएगा शुगर। और यूरिन से यदि पास ऑन पूरा नहीं हो पाया तो फैट के रूप में, चर्बी के रूप में कमर के चारों ओर के हिस्से में इकट्ठा होने लगेगा। बट मसल्स को, वो कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, ऑर्गन्स को वो ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा। तो फैट बढ़ रहा है, शरीर चौड़ा हो रहा है, लेकिन अंदर से हम खोखले होते जा रहे हैं, राइट? लेकिन ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, इससे हम डिसिप्लिन के साथ जीवन शैली जीकर और परहेज करके, और साथ में हम कुछ दवाइयों को लेकर नियंत्रित कर सकते हैं। यदि इसका लेवल बहुत बढ़ गया 300-400, तो हम कुछ समय के लिए एक्सटर्नल इंसुलिन लेकर, एक्सटर्नल टैबलेट्स भी हैं, लेकिन मैं इंसुलिन इसलिए बोल रहा हूं कि टैबलेट्स के साइड इफेक्ट है, लेकिन डायरेक्टली इंसुलिन यदि इंजेक्शन से लेंगे तो ऑर्गन्स को साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो उसे नियंत्रित करके फिर आयुर्वेदिक हमारी ये जो दवाइयां हैं उनके माध्यम से आप इसमें आप निगेला या फेनुसाप को कम कर सकते हैं, और डीटो प्लस को एक ही बार आप लीजिए, उसके बाद हटा सकते हैं। आप टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं, और जैसे जैसे वो नियंत्रित होती जाएगी दवाइयां कम करके, फिर आप सिर्फ
डायबिटो जूस और डायबिटो टैबलेट से भी कंट्रोल कर सकते हैं मधुमेह को। तो टाइप 2 में भी क्योंकि लक्षण समान है, बस कारण अलग है, आप इन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से एक दो को आप कम कर सकते हैं। ये कंडीशन के ऊपर और किस लेवल पे, कितनी उम्र है, उसके ऊपर तय करता है। अब इसके साथ साथ खान पान में भी हमें परहेज रखना है। जैसे कौन कौन से फल खाने चाहिए, तो जामुन को तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वायलेट कलर या बैगनी कलर का है, और लिखा भी मैंने सारे फलों को इसलिए बैगनी कलर में। चेरी, अंगूर, अंगूर का मैंने बोला था वो भी लाल अंगूर तो फिर अमृत के समान हो जाता है। सेब, संतरा, आड़ू, नाशपाती, पपीता, ये फल। और सलाद में आप खीरा, ककड़ी, ये सब ले सकते हैं। और प्रयास करिए आप 12-1 बजे तक ज्यादा रोटी मत खाइए, या डायबिटीज के पेशेंट को ज्यादा रोटी खाने से रोकिए। रोटी की जगह वो सलाद और फल ले तो उसे ज्यादा फायदा होगा। रोटी खाए भी तो 1 या 2 से ज्यादा रोटी ना खाए, ज्यादा मात्रा में वो अन्न या मोटा अनाज ना ले। राइट, चावल खा सकता है वो, लेकिन चावल में भी यदि वो प्रयास करे कि स्टार्च निकाल पाए, चावल का जो माड़ होता है ना, उसे निकाल कर फिर चावल खाए, तो चावल से एनर्जी भी मिलेगी और साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। तो ये फल खा सकते हैं, ये थोड़ा सा परहेज रख सकते हैं दवाइयों के साथ में। साथ ही साथ में सुबह सुबह, जैसा मैंने बोला था फेनू सॉफ्ट मेथी, तो रात को मेथी को धोकर उसे पानी में या हल्का गुनगुने पानी में भिगो दीजिए, और सुबह सुबह यदि वो पानी पीता है कोई शख्स, तो इससे भी टाइप 2 डायबिटीज में घर में बहुत जल्दी से आराम मिलेगा, और जो आप दवाइयां ले रहे हैं उन दवाइयों को बहुत तेजी से सपोर्ट भी मिलेगा। करेले और खीरे का जूस भी आप घर से निकाल सकते हैं, यदि आपको महंगा पड़ता है तो। एलोवेरा जूस, मतलब आप यदि इन जूस की बात करें, हमारी दवाइयों की बात करें, जो मैं टॉर्नेंट की दवाइयां एक्सप्लेन किया हूं, तो टॉर्नेंट की दवाइयां डेली 30 दिन तक ये जूस लेंगे तो ज्यादा सस्ती पड़ेंगी। ड्राई फ्रूट्स जरूर खाइए, उसमें किशमिश बहुत फायदा करती है। करेला बहुत फायदेमंद है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, करेला और जामुन, खीरे का जूस भी बहुत फायदेमंद है। दालचीनी एक ऐसी चीज है, दालचीनी, जिसका आप खाने में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके चाय में डालिए। चाय में शक्कर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए, उसकी जगह स्टीविया ड्रॉप्स है टॉर्नेंट की, जिसको मैं लिख नहीं पाया हूँ, उसको आप डाल दीजिए तो चाय मीठी भी हो जाएगी और शुगर या ग्लूकोज लेवल भी ब्लड में नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ में एक और है जिसको मैं यहाँ पे नोट नहीं कर पाया हूँ, और वो है कढ़ी पत्ता या मीठी नीम के पत्ती। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसके बारे में। और खासकर पोहा बनता है या कढ़ी बनती है तो इसको डाला जाता है, जिससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये भी डायबिटीज में रामबाण का काम करती है। जब जब जो भी खाने की चीजें हो, सब्जी हो, सब में आप कढ़ी पत्ता या मीठी नीम का इस्तेमाल करेंगे डायबिटीज के पेशेंट के खाने में, तो भी उन्हें बहुत फायदा प्राप्त होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ, परहेज भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आपके साथ कोई पेशेंट बैठेगा तो वो बताएगा ये करता हूँ या ये नहीं करता हूँ, तो आपकी दवाइयां वो दे रहा, आप ले रहा है, लेकिन वो परहेज नहीं कर रहा है, तो अभी दवाई का आपने जितना दावा किया उतना असर नहीं होगा। मतलब आप आग जलाओगे, और ये परहेज यदि नहीं कर रहा है तो पानी डालने का काम करेगा। क्या नहीं खाना चाहिए, जैसा मैंने बोला था, गेहूं बचना चाहिए, काले चने, नया चावल, नया भात वगैरह आता है नया नया, उससे बचना चाहिए। आलू, सोयाबीन, मैदा, ये प्रोटीन बनाने हैं, सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। मैदा, समोसा वगैरह ये सब खाते हैं, है ना। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्राइड फ्रूट्स होते हैं, ये जो तली हुई चीजें होती है। अगर डायबिटीज बढ़ चुका है तो इन सबको भी परहेज करना चाहिए। घी, गुड़, चीनी, रिफाइंड ऑयल, इससे बहुत दूर रहना चाहिए। आप बोलोगे गुड़ के बारे में तो बोला जाता है कि ये अच्छा है, आप खजूर का गुड़ लीजिए, लेकिन ये जो गन्ने वाला गुड़ है ये नुकसान करे, क्योंकि गन्ने वाला गुड़ चीन की प्रारंभिक अवस्था है, चीनी की प्रारंभिक अवस्था है। तो ये परहेज भी आप बता सकते हैं अपने भविष्य के पार्टनर को, कस्टमर नहीं बोल रहा हूं मैं शब्द, भविष्य के पार्टनर को, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा तभी तो आपके बिजनेस में चार चांद लगेगा और आप कम समय में ज्यादा तेजी से तरक्की करेंगे। दूध, देसी घी, दही और छाछ, इसको भी लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करना है। और सबसे अति महत्वपूर्ण है, इस पूरे सेशन के अंत में मैं आपको बोल रहा हूं, आप कितनी दवाइयां दे दीजिए, लेकिन वो डायबिटीज का पेशेंट यदि सिगरेट बीड़ी पी रहा है और यदि शराब का नियमित सेवन कर रहा है तो आपकी कोई दवाई काम नहीं आने वाली। पैनक्रियाज की सबसे ज्यादा ऐसी तैसी जो है वो यही दो चीजें करती है, नियमित जो जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक बार पैनक्रियाज ग्रंथि में सूजन आने लगी तो फिर बहुत दिक्कत होती है, और उसके बाद भविष्य में एक महामारी आती है जिसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर। और आप लोगों में से कुछ लोग एप्पल के मोबाइल फोन के बड़े शौकीन होंगे। एप्पल के लैपटॉप या कंप्यूटर को भी बहुत सम्मान दिया जाता है पूरी दुनिया में। गूगल के बाद यदि सबसे वैल्यूएबल ब्रांड किसी को माना गया है
तो एप्पल को माना गया है। एप्पल की जिन्होंने स्थापना करी थी, स्टीव जॉब, दोस्तों इतना रिच आदमी, इतना अमीर आदमी, वो भी पैनक्रियाटिक कैंसर से ग्रस्त होने के बाद कोई पैसा काम नहीं आया, बहुत कम समय में उनकी डेथ हो गई थी, बहुत कम उम्र में। और ये शराब और सिगरेट एक्सेस, ये पैनक्रियाटिक कैंसर का भी वजह बनती है। तो ये सारी की सारी बातें जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है इस सेशन में। अब यदि आप में से कोई इसके अलावा एडिशनल कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं तो मैं सबके माइक ओपन कर सकता हूं। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और सौम्या जी के साथ में आगे डिस्कशन को मेरे तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। सौम्या जी। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।